हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलियास प्रारंभ। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर और इसमें है आपका आज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जिसमें कि हम बात करेंगे इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर्स की। जो कांस्य प्रतिमाएं आखिर बनाई जाने लगी थी वो किस तरीके से बनती है, इसमें कुछ प्लेसेस की बात की गई। छोटा सा चैप्टर है और इसलिए इस चैप्टर के साथ साथ हम कुछ टेंपल आर्किटेक्ट से भी जोड़कर पढ़ लेंगे कि आखिर किस तरीके का टेंपल आर्किटेक्ट हुआ करता था और कहां कहां पर कैसे ब्रोंज स्कल्पचर जो है, ब्रोंज स्कल्पचर जो है वह मिले हुए हैं, उन सभी की हम बात करनी है। तो बेसिकली ये आपका जो बुक है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, आर्ट ऑफ इंडस वैली, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, म्यूरल ट्रेडिशन, टेंपल आर्किटेक्चर, ये हो चुका है। आज है हमारा चैप्टर नंबर 7, बट इसमें थोड़ी सी चर्चा हम टेंपल आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर की भी करेंगे। ठीक है, टेंपल आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर। अब तक हमने जाना कि ये जो टेंपल्स बनाए जा रहे थे, स्पेशली अगर हम हिंदुओं की बात करें, ठीक है, कि बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेंपल क्या था। एक गर्भगृह होता था, ऊपर शिखर बनाया जाता था। नॉर्थ और साउथ दोनों में जो चीजें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं वह डिफरेंट थे। कहीं पर शिखर कहा जा रहा था, कहीं उसे जगन्नाथ मोहन तो कहीं उसे देउल कहा जा रहा था। इसके बाद हमने देखा था कि बेसिकली एंशियंट इंडियन टेंपल जो है उन्हें क्लासिफाई किया गया है 3 ब्रॉड टाइप पे। एक नागर, द्रविड़ एंड वेसर। नागर, द्रविड़ एंड वेसर शैली। नागर शैली, द्रविड़ एंड वेसर शैली। तो हमने जाना था कि जो वेसर शैली है वो बेसिकली नागर और द्रविड़ का एक तरह से फ्यूजन की तरह जो वर्क है वह करता है, एक फ्यूजन की तरह जो काम है वह करता है। मतलब हम इन दोनों का एक सिंथेसिस जो है वह वेसर शैली को बोल सकते हैं। ये सारा हमने देखा था। हमने जाना कि वेस्ट ईस्ट इंडिया में किस तरह के जो टेंपल आर्किटेक्ट है वह बनाए गए। थोड़ी सी चर्चा हमें यहाँ पर जो हमारी रह गई थी वो हम हिल एरिया की करते हैं ना, कि जो हिल एरिया है बेसिकली यहाँ पर किस तरह के टेम्पल्स बनाए गए थे। हिल्स एरिया में किस तरह के टेंपल्स थे। सबसे पहले तो ये देखो कि जब हम हिल एरिया कहेंगे तब हम किन किन क्षेत्रों की बात करेंगे। तो जैसे कि आपका कुमाऊं रीजन है, गढ़वाल है, ठीक है, हिमाचल है, कश्मीर है, और कश्मीर है। तो ये हिल एरिया, मतलब अब ये जो प्लेसेस हैं यहां पर किस तरह के मंदिर मिले वो हम कुछ देखते हैं। जैसे कि अगर हम कश्मीर देखेंगे, ठीक है, हिल एरिया में अगर हम बात करें कश्मीर की, कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ प्लेसेस के नाम है कि इस जगह पर ये मंदिर मिला और इसकी 2-3 ये विशेषताएं हैं और बहुत जोर नहीं देना है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे कि हम हिल एरिया में कश्मीर की बात करें, अब चूंकि ये तक्षशिला, पेशावर इनके नजदीक था कश्मीर, ठीक है, नियर तक्षशिला। कहां पर है तक्षशिला? नियर तक्षशिला, पेशावर। और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग गंधारा इन्फ्लुएंस जो है वह कश्मीर के टेंपल्स में मिलता है। स्ट्रॉन्ग जो गंधारा रीजन है, जिस तरीके के वहां पे मंदिर बनाए जाते थे, उस बेसिकली आर्किटेक्ट से एक इन्फ्लुएंस होकर यहाँ के जो मंदिर है वह मिले। तो कश्मीर में जो प्रभाव है, कश्मीर के जो मंदिर बने उसमें प्रभाव किसका है? गंधारा इन्फ्लुएंस है ना, गंधारा इन्फ्लुएंस है। इसके साथ साथ मिक्स विद गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, और अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, ठीक है। इनके भी कुछ जो परंपराएं, जिस तरीके से यहाँ पे मंदिर बनाए जाते थे, इसका भी एक इन्फ्लुएंस वहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर हिंदू एंड बुद्धिस्ट,
हिंदू एंड बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्ट है, टेम्पल आर्किटेक्ट है, वो देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, कश्मीर की हो गई। दूसरी बात हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो हिल एरिया थे ना, यहाँ पर अपने ही तरह का एक जो तरीका था मंदिर बनाने का वो फेमस हुआ, ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग। क्या, ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग, ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग। वुडन बिल्डिंग बनाई जाती थी। इसके अलावा जो छत है वह पिच्ड रूफ होते थे, मतलब ढलवा छत होते थे, पिच्ड रूफ, ढलवा छत, है ना, ढलवा छत, सिंपल नहीं, सीधा नहीं, जैसे कि आप झोपड़ी की छत देखते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है। तो बस कुछ इस तरह ही मंदिर के ऊपर का जो आकार प्रकार है वह बना हुआ था। और ये हिल एरिया का एक अपना ही ओन ट्रेडिशन था कि वुडन के साथ साथ यहाँ पर पिच रूफ जो है वह देखने को मिलती थी। आगे हम देखेंगे कि गर्भगृह और शिखर भी यहाँ पर बना करते थे। गर्भगृह एंड शिखर, गर्भगृह एंड शिखर, ठीक है। रेखा प्रसाद और लेटिना कहा गया इनको, रेखा प्रसाद एंड लेटिना स्टाइल। साथ ही देखो मंडप जो है वे वुडन आर्किटेक्ट में देखने को मिलते हैं, है ना। हिल एरिया में जो टेम्पल है जिसमें जो मंडप बनाए जाते थे, ये जो मंडप का कॉन्सेप्ट था ये भी किसका था, वुडन का था। तो लकड़ियों का काम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। वुडन आर्किटेक्ट, वुडन आर्किटेक्चर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो टेम्पल्स थे वह पैगोडा स्तूप में बने हुए थे, पैगोडा स्टाइल में बने हुए थे, पैगोडा स्तूप स्टाइल में, है ना। जिस तरह के स्तूप बनते थे उस स्टाइल में कुछ बने हुए थे। तो यहाँ पर हमने बात की कि हिल एरिया में अपना ही एक ट्रेडिशन था। और आगे हमने यहाँ पे कश्मीर की भी बात कर ली। अगर मैं आपको कश्मीर के एक मंदिर की बताऊं जो कि कारकोटा पीरियड का है, पांडेर नाथ मंदिर, पांडेर नाथ मंदिर, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है ये कब बना था, 8 एंड 9 सेंचुरीज में बना था। थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है क्योंकि यूपीएससी ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। 8 और 9 सेंचुरी में बना था। यहाँ पर वाटर टैंक था और यहाँ पे ये जो प्रभाव है वह देखने को मिलते हैं कि हिंदू और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स यहाँ पर हुआ करते थे। आया समझ में। तो ये एक हिल एरिया का पैटर्न था। इसके अलावा अगर हम हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल के आसपास, उत्तराखंड के आसपास भी इसी पैटर्न के मंदिर मिलते हैं। श्यामलाजी चंबा का, अगर आपने चंबा की घाटी सुना है, कहां पर है, तो श्यामलाजी चंबा है, ठीक है। वहां पर बेसिकली आपको लोकल ट्रेडिशन देखने को मिलेगा प्लस गुप्ता ट्रेडिशन, इन दोनों का मिक्स जो मंदिर है वह देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इमेजेस मिली है, इमेज ऑफ महिषासुर मर्दिनी, कहां पर, लक्षदा देवी मंदिर, है ना, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर हम कुछ टेम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे कुछ टेम्पल्स की बात करेंगे जो कि हिल एरिया के कहे जाते हैं। किसके कहे जा रहे हैं, ये हिल एरिया के कहे जा रहे हैं। इसके अलावा हम कुमाऊं की बात करेंगे, जोगेश्वर अल्मोड़ा के पास है, चंपावत पिथौरागढ़ के पास है। तो ये जो कुमाऊं रीजन में है बेसिकली ये नागा स्टाइल के बने हुए मंदिर है। क्लियर है। आगे चलते हैं और थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, आपके दक्कन की वास्तुकला, आर्किटेक्ट इन दक्कन, दक्कन की वास्तुकला, आर्किटेक्ट इन दक्कन। सबसे पहली बात देखो कि हम देखेंगे कि यहां पर ना कुछ अलग अलग जगह पर कुछ डिफरेंट ही स्टाइल जो है वह डेवलप हुआ। डेक्कन आर्किटेक्चर, दक्कन की वास्तुकला, या इसको हम बेसर शैली भी कह देते हैं। जैसे कि अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के आसपास में आपको एक इस तरह का एक हाइब्रिड स्टाइल जो है वह देखने को मिल जाता है। कर्नाटका के आसपास आपको एक हाइब्रिड स्टाइल देखने को मिल जाता है, मतलब वहां पर कुछ यूनिक ही जो है वह अपना बन रहा था। ऐसा नहीं था कि प्रॉपर उन्होंने नागा स्टाइल में बनाया, प्रॉपर उन्होंने वेसर स्टाइल में बनाया, उनका अपना ही जो स्टाइल है वह डेवलप हो रहा था। तो कर्नाटका के अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें, कर्नाटका के अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें
समझ में तो आ रहा है ना कि ये हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह, जैसे कि आप क्वेश्चन आ जाए कि हिल एरिया में जो टेम्पल आर्किटेक्ट था वो किस तरीके से डेवलप था, उस पर किस किस का इन्फ्लुएंस था, तो आपको ऐसी 5-7 इंपॉर्टेंट बातें याद हैं, आप वो लिख दीजिए और 1-2 मंदिरों के नाम लिख दीजिए। जो मंदिरों की हमने बात की जैसे कि पांडेनाथ है ना, या फिर इस तरह के मंदिर। तो यहाँ पर देखो कर्नाटका के अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें, बेसिकली ये इन्फ्लुएंस था बाय बोथ। ये किससे इन्फ्लुएंस था? कर्नाटका का जो टेम्पल ट्रेडिशंस था, टेम्पल आर्किटेक्ट था, ये दोनों से ही इन्फ्लुएंस था, ये दोनों से ही इन्फ्लुएंस था, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न नागर का अपना लिया, कुछ द्रविड़ का, तो हाइब्रिड स्टाइल था, इन्फ्लुएंस नॉर्थ एंड साउथ का। और यहाँ पर इस तरीके से इस शैली को कहा गया कि ये जो शैली है वह बेसर शैली है। कौन सी शैली है? बेसर शैली है। जैसे कि अगर हम एलोरा केव और कैलाशनाथ टेम्पल की बात करें, कैलाशनाथ टेम्पल है ना, तो ये बेसिकली एक द्रविड़ आर्किटेक्चर भी इसमें दिखाई देता है, द्रविड़ आर्किटेक्चर है ना, कार्व्ड आउट अ लिविंग रॉक शोकेसिंग डायनामिक राष्ट्रकूट स्कल्पचर। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है ये देखो पहले थे चालुक्य, ध्यान से सुनो, पहले चालुक्य डायनेस्टी थी, उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी के बाद कंट्रोल किसने ले लिया? राष्ट्रकूट ने ले लिया। एंड राष्ट्रकूट के समय का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था इन आर्किटेक्चर इज द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। और ये किसके समय का एक बहुत ही वेल नोन हम कह सकते हैं या बहुत फेमस आर्किटेक्ट कह सकते हैं, ये था राष्ट्रकूट स्कल्पचर, है ना, कैलाशनाथ टेम्पल। ये रहा कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का, ठीक है। तो किसके समय में बना था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के समय में एक जो इनके समय का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कहा जाता है वो कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। तो बेसिकली देखो कि ये रॉक कट था, इसकी जो विशेषता थी वह क्या थी? ये रॉक कट था, चट्टानों को काटकर जो है वह इस मंदिर को शेप दिया गया था, बनाया गया था, ठीक है। द्रविड़ बिल्डिंग, द्रविडियन स्टाइल मिल जाएगा, बस नंदी का देवालय मिल जाएगा जो ज्यादातर नॉर्थ के मंदिरों में आपको देखने को मिलता था, नंदी शिल्प्स ये यहाँ पे देखने को मिल जाता था। इसमें आपको गोपुरम भी मिल जाता है, गोपुरम, गोपुरम का मतलब क्या है? गेटवे, गोपुरम देखने को मिल जाता है जिसे कि हम क्या कहते हैं? गेटवेज के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप क्वेश्चन आ जाए कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में और 3-4 स्टेटमेंट आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें सारी हमने देख ली, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि बेसिकली जो मोनोलिथिक हिल है, मोनोलिथिक हिल मतलब एक काश में पहाड़ी, एक ही पहाड़ी थी, उसी को काट काट के जो है वह बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया गया था, बल्कि एक ही पहाड़ी को कट करके ये जो मंदिर का शेप है वह दिया गया था। तो ये इसके एक और ग्रेट अचीवमेंट था, ठीक है। अब देखो तो हमने देखा कि बेसिकली रीजन ऑफ कर्नाटका अगर हम देखें तो एक बहुत ही एक्सपेरिमेंट जो है वह यहां पर चल रहा था, और ये एक्सपेरिमेंट था चीजों को मिक्स करने का। ये एक्सपेरिमेंट था जो डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्ट की स्टाइल थी, चाहे नॉर्थ की बात करें साउथ की बात करें, उन सबके कुछ कुछ फीचर्स लेके मिक्स करने का, मतलब बड़ा ही इनोवेशन करने का इनका जो मैंने वह कर रहा था। जो भी यहाँ के आर्किटेक्ट थे, जो भी यहाँ पे टेम्पल डिजाइन कर रहे थे, और ये भी कहा जाता है कि ये टेम्पल डिजाइन जिस तरीके से हुआ है ना, इसमें किसी केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं होगा, इसमें अलग बताने वाले भी डिजाइनर रहे होंगे, तो राजा भी रहा होगा, सभी की जो भूमिका है वह रही होगी, तभी जाके इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो मंदिर है वह बन पाए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है, एक व्यक्ति के बूते से ये बाहर था। जैसे कि हम देखेंगे कि बेसिकली पुलकेशिन फर्स्ट जो कि वेस्टर्न चालुक्य किंगडम थे, पुलकेशिन फर्स्ट के समय में, या फिर हम ये कहें कि अर्ली चालुक्य अगर हम एक्टिविटी की बात करें, देखो क्या होता है कि कोई भी डायनेस्टी है, वो डायनेस्टी स्टार्टिंग में कुछ और तरीके के आर्किटेक्ट बना रही है, बाद में कुछ और तरीके के आर्किटेक्ट बना रही है। तो अगर हम अर्ली चालुक्य एक्टिविटी की बात करें तो उसमें रॉक कट केव और टेम्पल्स जो है वह बनाए जाते थे, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम बात करें नटराजा टेम्पल की, हालेविट का नटराजा, ठीक है। तो बेसिकली जो नटराजा स्कल्पचर है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, इनकॉर्पोरेशन दिखा रहा है, वह सेवरल स्टाइल। तो ये चालुक्यन बिल्डिंग के समय में ये बना था। अगर हम चालुक्यों की बात करें तो चालुक्यन के टाइम में बेसिकली जो नटराजा, हटेवल, इस तरह के जो मंदिर है ये सब बन रहे थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट, एलोरा, कैलाशनाथ टेम्पल और चालुक्य, नटराजा, हालेविट, ठीक है। एक बात और समझो इसमें, चूंकि जब राष्ट्रकूटों की बात हो ही रही है
तो यहाँ पर हम, और कैलाशनाथ मंदिर की बात हो रही है, तो एक और चीज देख लो, यहां पर हम देखेंगे, आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो मंदिर है, कि रावण जो है, ये है रावण, ठीक है। आप सोचोगे रावण कहां पर है, हाँ यहीं पर है रावण। रावण क्या कर रहा है, कैलाश को, कैलाश जो माउंटेन है, कैलाश पर्वत है, उसको हिला रहा है। आपने देखा होगा बहुत बड़ा शिव भक्त था रावण, बहुत बड़ा शिव भक्त था, और वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या है, जब उसको कुछ जवाब नहीं आया तो ऐसे में कैलाश पर्वत जो है वह हिलाने लग गया। तो यहां पर क्या है, इसको बताया गया है, तो इसको कहां बताया गया है, तो द थीम ऑफ रावण सिंकिंग माउंट कैलाश हैज बीन depicted several टाइम इन द केव ऑफ एलोरा, एलोरा की केव में। और अगर हम देखें तो केव नंबर 16, केव नंबर 16 में ये जो मूर्ति है वो है बनी हुई है, जो इमेजेस है वह बनी हुई है। और ये किस हम कहें कि किस सेंचुरी की है, तो ये 8th सेंचुरी की है। और इसमें रावण जो है वह कैलाश पर्वत को हिला रहा है। ये बहुत ही एक मास्टरपीस है इंडियन स्कल्पचर में, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बहुत ही मास्टरपीस है। तो इसमें बस वही थोड़ा सा और मूर्तियों का विवरण कर दिया है ना, कि इसमें जो माता पार्वती हैं वो थोड़ा सा डरी हुई बैठी हैं, है ना, थोड़ा सा वैसे बैठ गई है क्योंकि कैलाश पर्वत जो है वह हिल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वह आपको याद करनी है। नेक्स्ट देखें, चलिए, ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। तो बस चीजों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ में ही बच्चों आप याद करते चलें। अब आगे देखो, अच्छा ये चालुक्यन टेम्पल की हमने बात कर ली है ना, इसमें अब एक और मंदिर है, पटक्कल विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है, विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल कहां पर है, पटक्कल में, विरूपाक्ष टेम्पल पटक्कल, पटक्कल विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, अब देखो कि ये जो बेसिकली टेम्पल है, ये बनाया था विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा। विक्रमादित्य द्वितीय है ना, किसके शासनकाल में बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य सेकंड, 733 से लेके 44 कॉमन एरा के बीच में इसको बनाया गया था। और किसके लिए डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के लिए जो ये विरूपाक्ष मंदिर है वो डेडिकेटेड है, जो कि ईस्वी में बना था। और अब देखो एहोल दुर्गा टेम्पल की अगर हम बात करें, एहोल का दुर्गा टेम्पल, ठीक है, एहोल का दुर्गा टेम्पल ये किस में बना है, तो इसका जो शिखर है, जो टॉप है शिखर, ये बना है नागर स्टाइल में, शिखर नागर स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि बेसिकली एक लाद खान मंदिर भी है, जो कि एहोल कर्नाटका में ही आपको मिलता है, जो कि इंस्पायर है हिल एरिया में, जिस तरीके से वुडन आर्किटेक्ट होता था उससे जो लाकडान मंदिर है, जो ऑलरेडी कहां पर है, यहां पर ही है, एहोल के पास ही है। ये मंदिर वुडन आर्किटेक्ट में है, और ये किससे इन्फ्लुएंस है, हिल एरिया से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि बेसिकली दीज डिफरेंट स्टाइल एट वन प्लेस, ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ये जो डिफरेंट स्टाइल एक जगह पर अपनाए गए, डिफरेंट स्टाइल एट वन प्लेस, आप सोच सकते हैं क्या कि ऐसा हुआ कैसे होगा। क्या इन लोगों ने कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी थी कि चलो अब हम ऐसा करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है हम एक मंदिर बनाएंगे और उसी में सारे स्टाइल्स को जो है वो यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली जो मंदिर बना रहे थे या फिर जो बाकी वहां पे लोग जो इन्वॉल्व थे, उनकी अंदर की जो क्यूरियोसिटी है बाकी जगह की चीजों को जानने की, है ना, उनका जो एक इनोवेशन है, ऐसा तो नहीं कि इनोवेशन केवल अभी हो रही है, हर समय पे इनोवेशन होता है। मनुष्य ने हमेशा पहले की तुलना में अपना जीवन अच्छा किया, डिजाइन अच्छे किए, सारी चीजों को बेटर के सब बहुत बेस्ट की तरफ लेके गया। तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन के कारण ऐसा होगा, यहाँ पर डायनेमिक एक्सप्रेशन के कारण ऐसा हुआ, डायनामिक एक्सप्रेशन, डायनामिक एक्सप्रेशंस एंड क्रिएटिव सेंस ऑफ आर्किटेक्ट।
क्रिएटिव सेट ऑफ आर्किटेक्ट, क्रिएटिव सेट ऑफ आर्किटेक्ट। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे कि आपको डिफरेंट स्टाइल एक जगह देखने को मिलती है। यहां पर अगर हम देखें कि कर्नाटक के पास में एक प्लेस है, ठीक है, और कर्नाटक में होयसेल जो थे, ठीक है, होयसेल जो कि कहां पर थे, कर्नाटका। यहां पे कुछ यूनिक फीचर्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो कर्नाटक में जो होयसेल आर्किटेक्चर है, कहां पर, कर्नाटक। कर्नाटका में जो होयसेल आर्किटेक्चर है, बेसिकली इन सभी में जो इनका एक सेंटर पॉइंट था वो था मैसूर, मैसूर में, ठीक है, जो मैसूर था, यहां पर 100+ जो टेम्पल है वह मिले, 100+ टेम्पल के जो अवशेष है बेसिकली वह मिले, ठीक है। तो आपने जाना कि जो होयसेल है वह चोला एंड पांडवा के बाद आते हैं, चोला एंड जो पांडव्स थे, चोला एंड पांड्या, इसके बाद कौन आता है, होयसेल आते हैं, होयसेल वंश आता है। ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आपको याद करनी होगी कि कौन सा राजवंश किसके बाद आया, जैसे कि हमने बात की थी राष्ट्रकूटों की, कि वो किसके बाद आते हैं। राष्ट्रकूटों के समय का कौन सा जो मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, वहां की कौन सी मूर्ति फेमस है, तो माउंटेन को हिलाते हुए, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण वाली प्रतिमा, और वो बहुत ही ज्यादा एक मास्टरपीस है इंडियन स्कल्पचर में, है ना। बस इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा कि कितने सारे पॉइंट्स हैं, कितना कुछ पढ़ना है, कितने सारे फैक्ट्स हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों। तो इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बता दूं कि हमने जाना कि मैसूर में अराउंड 100 टेम्पल्स जो है वह फाउंड हुए हैं साउदर्न डेक्कन में, और इसमें जैसे कि हम बेलूर टेम्पल की बात करें, ठीक है, बेलूर टेम्पल, हलेविड एंड सोमनाथपुरा, सोमनाथपुरा, ये किसके लिए जाना गया, ये जाना गया जैसे कि स्टेलाइट प्लेन। अब ये स्टेलाइट प्लेन का मतलब क्या है कि मंदिर कुछ ऐसे बने थे, कुछ स्टार योजना में, जिन्हें कि एक तार की योजना कहा गया, कुछ स्टार की तरह दिखा करते थे, तो उन्हें स्टेलाइट प्लेन जो है वह कहा गया, ठीक है। इसके अलावा ये लुकिंग लाइक कैसे, स्टार्ट लुकिंग लाइक अ स्टार्स, स्क्वायर टेम्पल यहां पर देखने को मिलते हैं, स्क्वायर टेम्पल यहां पर देखने को मिलते हैं। और अगर हम डेकोरेटेड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर एनिमल डेटीज है ना, एलोब्रेट ज्वेलरीज, कैविंग, डिटेल कार्विंग, ये सारी चीजें इसमें डेकोरेटेड एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो होयसलेश्वर टेम्पल, अच्छा एक और टेम्पल है होयसलेश्वर, कौन सा टेम्पल है, होयसलेश्वर। इस तरह के टेम्पल्स को तो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि होयसेल से बन गया होयसलेश्वर, ठीक है, होयसलेश्वर। तो ये जो टेम्पल है ना, ये कर्नाटका में होयसेल किंग के द्वारा बनाया गया था, कब, 1150 में, 1150 में, ठीक है। और ये हाइब्रिड स्टाइल में बना हुआ है, ये वेसर शैली में बना हुआ है, ये वेसर स्टाइल में बना हुआ है, क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स आपके बच्चे हैं, जैसे कि हम बात करें विजयनगर आर्किटेक्ट की, विजयनगर आर्किटेक्ट की। विजयनगर में जिस तरीके के जो टेम्पल है, जो वास्तुकला है, उसका किस तरह का डिजाइन हो रहा है, आप देखेंगे 1336 में, 1336 में इसकी जो स्थापना है वह की जाती है। किसके द्वारा की गई थी विजयनगर की स्थापना, और यहां पर हम देखेंगे इसे कहा जाता है जीत का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। और बेसिकली यहां पर जो बने हुए थे मंदिर वो सिंथेसिस थे, क्या थे, एक दोनों का है, द्रविड़ एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, लेकिन अब यहाँ पे नागर और जो आपका द्रविड़ स्टाइल था वो मिक्स नहीं आ रहा है, बल्कि ये इन्फ्लुएंस हो रहा है अब इस्लामिक से, द्रविड़ एंड इस्लामिक। क्यों, क्योंकि नेबर जो है वह सल्तनत हुआ करती थी, और इसलिए विजयनगर जो है वह इन दोनों का एक। साथ ही देखो अगर हम इसके कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो बहुत ज्यादा है। विजयनगर की जो हमें जानकारी मिलती है बेसिकली वो कई इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के द्वारा मिलती है, जिनमें की नाम है इटालियन निकोलो कोंडी, ठीक है, फर्नेज नूनीज, ठीक है, आपने
द्वारका बाबोजा का नाम सुना होगा, अब्दुल रजाक का नाम सुना होगा। तो इन सभी के द्वारा बेसिकली इस प्लेस पर वो आए, देखे और इनके बारे में लिखा जा रहा। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली एक रिक्रिएट थे चोला आइडिया से। जो चोला शासन काल में जिस तरह के मंदिर, जिस तरह के टेम्पल आर्किटेक्ट थे, उसी से ये भी इन्फ्लुएंस थे। बट अगर हम मेन रूप से कहें तो द्रविड़ एंड इस्लामिक जो कल्चर है, इन दोनों से इन्फ्लुएंस था विजयनगर आर्किटेक्ट, जिसे कि सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। और अगर हम इसके हिस्टोरिकल कंटेंट की बात करें, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो वही है 1396 में ये जो स्थापना है वह होती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की। देखो, अगर हम हिंदू टेम्पल के नेचर ऑफ द डेवलपमेंट की बात करें, हिंदू आर्किटेक्चर जो कि 5 से लेके 14 सेंचुरी तक होगा, जो अभी हम जो सब मंदिरों की बात कर रहे थे ना, तो ये 5 से लेके 14th सेंचुरी। तो ना केवल इस समय में हिंदू जो टेम्पल्स आर्किटेक्चर है, इनके साथ साथ जैन और बुद्धिज्म का भी जो डेवलपमेंट है वह साथ साथ हुआ। जैन एंड बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्ट डेवलपमेंट है वो साथ साथ हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई एक डेवलपमेंट रुक गया। जब एक से ज्यादा धर्म थे, भारत की शुरू से विशेषता रही कि सभी धर्मों के लोग हैं, सब सद्भाव है ना, एक टॉलरेंट, एक जो सहिष्णुता वाली हम कहेंगे कल्चर है हमारा, वो था। और यहाँ पर सभी लोगों को अपना धर्म मानने की और पूजा उपासना स्थल बनाने की जो इजाजत है वह दही। तो बेसिकली कॉन्स्टेंटली ये जो पीरियड था बुद्धिस्ट एंड जैन डेवलपमेंट वो इक्वली वाइब्रेंट। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन जो डेवलपमेंट रहे वो भी लगातार जो है हमें दिखाई देते रहे। जैसे कि अगर हम एलोरा की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि एलोरा के जो मंदिर और ये सब है ये किस धर्म से संबंधित है, तो यहां पर देखो आपको बुद्धिस्ट कई मॉन्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं एंड हिंदू, केवल हिंदू नहीं जैन भी। तो ये है कि एलोरा में आपको इन सभी के जो अवशेष है बेसिकली वह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें बादामी की, बात करें खजुराहो की, है ना, तो बादामी है, खजुराहो है, यहां पर भी बेसिकली इन दोनों धर्मों के जो अवशेष हैं वह हमें देखने को, मतलब हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन के जो अवशेष है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो अब हम चलते एक प्री एमिनेंट बुद्धिस्ट साइट पे जिसकी हम बात करेंगे, जो कि है बोध गया। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बोध गया की। ये बोध गया का मंदिर है, बोध गया। आपने देखा कि जो सिद्धार्थ थे वह गौतम बुद्ध इसी जगह से बने थे। जो सिद्धार्थ थे, ठीक है, बचपन का नाम आपको पता है ना गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, उनका जो इनलाइटमेंट हुआ, आपका भी इनलाइटमेंट हो जाना चाहिए आर्ट एंड कल्चर को लेकर इन क्लासेसों को देखने के बाद कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। क्लासेस हमेशा केवल इसलिए नहीं की जाती कि टीचर ने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया, यही समझने के लिए की जाती है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना अंततः खुद ही को है। 2 दिन मैं रिवाइज ना करूं मैं खुद भूल जाऊंगी, भले मैंने इस क्लास को पढ़ाने के लिए ठीक से पढ़ाओ। तो आपकी भी अपनी लिमिटेशन से बच्चों, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे चीजें कभी आपकी अपनी नहीं हो सकती। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है जिस जगह पर, आपको पता होगा कि वो किसका वृक्ष था, उस वृक्ष को के आसपास जो मंदिर है वह बनाया गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? बोध गया रखा। और ये बहुत ही प्री एमिनेंट एक बुद्धिस्ट साइट है बोध गया। बोधि ट्री जो है, ठीक है, बोधि ट्री पे के जो है वह महाबोधि टेम्पल बना हुआ है। महाबोधि टेम्पल। तो जो बोधि ट्री था, और ये किस स्टाइल में बना है? ये नागरा स्टाइल में बना है। किसी किंगडम या किंग की बात कर ले, अशोक को याद रख लो। अशोका के शासनकाल में ये जो मंदिर है इसका विकास हुआ था, इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पे आपको बेसिकली हम इस मंदिर के बारे में ये कहते हैं कि ना तो इसमें प्रॉपर तरीके से आपको नागर स्टाइल मिलेगी, ना ही प्रॉपर तरीके से द्रविड़ मिल जाएगी, जो द्रविडियन स्टाइल है वह मिलेगी। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है इतना? अब आगे चलें और थोड़ी सी हम बात करते हैं एक साइट की, जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको जो ये दिख रहा है वो क्या है बच्चों? ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। सोचो, नालंदा यूनिवर्सिटी आज की जिस जैसी यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड लेवल पर, कि वो यूनिवर्सिटी बेसिकली लोगों को शिक्षा, मतलब पूरे विश्व से जो लोग हैं वहां पे जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, वो चीज यहाँ नालंदा में होती थी कि 10,000 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 500 600 से ज्यादा टीचर्स है, और ये सब क्या दे रहे हैं, बहुत सारे विषय यहाँ पे हुआ करते थे। हाल ही में आप देखेंगे कि मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक जो कुछ इनोग्रेशन जो है वह किया गया है कुछ कक्षों का। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली हमें जो नालंदा की इंफॉर्मेशन मिलती है वह कहां से मिलती है? वे जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग ने जो अभिलेख लिख रखे थे, वहां से हमें नालंदा की जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा ह्वेनसांग का जो नाम है वो याद रखो। ठीक है, ह्वेनसांग का जो नाम है ये याद रखो कि हमें जो नालंदा की इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए उनसे हमें मिलती है, और ये पता चलता है कि इसका निर्माण 5th सेंचुरी में कराया गया होगा, और ये निर्माण कराया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त जो शासक है इसके द्वारा। अब देखो कि यहाँ पर अगर पढ़ने के लिए देश विदेश से लोग आते थे, वो अपने साथ कुछ तो ले गए। यहाँ पे ना कुछ मिला, जैसे कि आप देखेंगे, आप किसी जगह पर गए, वहां पे याद के तौर पे आपको कुछ दिया जाता था। तो यहाँ पे भी नालंदा में भी, जब हम आगे हम स्कल्पचर्स की बात करेंगे, नालंदा में अपनी ही एक अलग शैली बन गई थी स्कल्पचर्स को बनाने की, मूर्तियों को बनाने की। और वो बेसिकली जब कोई शिक्षा ग्रहण करके जाता था तो हम उसे आज जैसे डिग्री दे देते हैं, है ना, वो ट्रॉफी दे देते हैं। अब उस समय में वही स्कल्पचर था, तो वो अलग ही शैली थी। जैसे कि हम स्कल्पचर में पढ़ते हैं कि नालंदा की शैली अलग ही तरीके से विकसित हुई, जिसमें कि कुछ गुप्ता पीरियड के भी आपको मिलते हैं, क्योंकि गुप्त शासकों के समय का बना हुआ है। तो गुप्ता पीरियड का जो स्कल्पचर्स का स्टाइल था, आपको कुछ चीजें वैसे देखने को मिलती हैं। आ रहा है समझ में? तो जब जो लोग गए, चूंकि अब इंटरनेशनल जो स्टूडेंट थे, इस इंटरनेशनल जो लोग थे वो यहाँ पर थे, और इसलिए जब वो गए अपने साथ कुछ ले गए, कुछ इन्फॉर्मेशन ले गए, तो हमें नालंदा यूनिवर्सिटी की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? ह्वेनसांग के जो वितरण थे, ह्वेनसांग के वितरण के द्वारा मिलती है, और ये पता चलता है कि कुमारगुप्त जो है इस समय का शासन था। अच्छा, अगर हम नालंदा के डॉक्ट्रिन की बात करें, नालंदा के अगर हम डॉक्ट्रिन की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, ठीक है, तो यहां पर ये इन्फ्लुएंशियल इन स्प्रेड ऑफ थेरवाद। यूपीएससी ने पूछा भी था थेरवाद क्या है। ठीक है, थेरवाद है, महायान है, वज्रयान है, तो इन सभी से संबंधित था। थेरवाद, महायान एंड वज्रयान। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा केवल थेरवाद से संबंधित था, नो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, 5th सेंचुरी के आसपास जो पाल रूरल्स थे, धर्मपाला, इनके समय में भी इसका एक्सपेंड हुआ था। ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग का एक जो है बेसिकली एक महाविहार था, एक सेंटर हुआ करता था जहां पर लोग रह के जो है वे शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, तो नालंदा स्कूल जो है वह अपने डिफरेंट ही, देखो, गुप्ता एंड लोकल बिहार स्टाइल, ये दोनों स्टाइल जो है यहाँ पर मिल गए थे। एक तो गुप्ता स्टाइल, दूसरा लोकल बिहार स्टाइल, और इस तरीके से यहाँ पर नए तरीके के जो फीचर्स है वह इवॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नए तरीके के जो फीचर्स है वह यहाँ पे इवॉल्व होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब देखो कि बेसिकली ब्रोंज एंड स्टोन स्कल्पचर कि नालंदा में अगर हम देखेंगे पाल पीरियड के समय में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, वह देखने को मिलती हैं, और जो कि इन्फ्लुएंस थी सारनाथ एंड मथुरा गुप्ता ट्रेडिशन से। किससे इन्फ्लुएंस थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ एंड मथुरा गुप्ता ट्रेडिशन। तो लास्ट हमने क्या देखा था कि बेसिकली जो विजयनगर शैली है वो किससे थी? द्रविड़ से, और द्रविड़ से इन्फ्लुएंस थी और इस्लामिक कल्चर से इन्फ्लुएंस थी। और वैसे ही हमने जाना कि अगर हम नालंदा की बात करेंगे, यहाँ पे जो स्कल्पचर था वो सारनाथ एंड मथुरा गुप्ता जो ट्रेडिशन थे यहाँ से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो कुछ और साइट्स की बात करेंगे तो सिरपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और ये यहाँ पर जो मंदिर है वे बने हुए ओडिशा स्टाइल में, अर्ली ओडिशा स्टाइल में मंदिर जो बने हुए थे, लगभग 550 से लेके 800 को जो आपका सेंचुरीज के आसपास। ठीक है, इसमें विजयनगर, विजयगिरी, रत्नागिरी है, नागापट्टनम है तमिलनाडु में, ललितगिरी है, ये सारे प्लेसेस और भी ऐसे साइट्स है जहां पे बुद्ध आर्किटेक्चर डेवलपमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना? अब आगे हम चले। अच्छा, जैसे कि हम नागापट्टनम की बात करेंगे जो कि 10th सेंचुरी के आसपास बना था।
नागापट्टनम किस समय में था? चोला पीरियड में, 10th सेंचुरी। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पर आपको बुद्धिज्म का जो एक फ्लो मिलता है, उसके पीछे ये रीजन भी था कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये ट्रेड होता था विद श्रीलंका, एंड श्रीलंका में भी बौद्ध का जो धर्म प्रचार प्रसार है वो काफी, मतलब वहां पे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। ब्रोंज एंड स्टोन स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हमने बुद्धिस्ट की बात कर ली, जैन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट की बात कर ले। जैन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो यहां पर जैनिज्म में एक जो मूर्ति है, ठीक है, लॉर्ड बाहुबली है ना, कहां पर आप इसमें देखेंगे? गोमतेश्वर, कर्नाटका में स्टैंडिंग मूर्ति है ये, है ना, कर्नाटका में गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, लॉर्ड बाहुबली, लॉर्ड बाहुबली की मूर्ति है। कहां पर है ये? आपने श्रवण बेल जो गोला है उसको सुना होगा। श्रवण बेल गोला में ये जो मूर्ति है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती है, जिसमें किस स्टैंडिंग इस तरह से मूर्ति जो है वह बनी हुई है। और इसके अलावा अगर हम माउंट आबू आपने अगर सुना होगा राजस्थान में, तो माउंट आबू किससे संबंधित है? माउंट आबू में जैन स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं। माउंट आबू में जैन स्कल्पचर्स तो है वह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये कुछ ऐसा है जो कि आपको जैन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जैन टेम्पल साइट्स अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हिली रीजन को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि हमने कुमाऊं रीजन की बात की, इस तरह के अगर रीजन्स को छोड़ दिया जाए तो आपको पूरे भारत में जैन जो स्कल्पचर्स हैं, जैन जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उनका जो स्टाइल है वह देखने को मिलता है। कुछ साइट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि ऐहोल है, दक्कन है, एलोरा है, देवगढ़ है, खजुराहो है, चंदेरी है, ग्वालियर है, ठीक है, श्रवण है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, पलताना गुजरात में। तो ये कुछ ऐसी साइट्स है बच्चों जहां पर हमें जैन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो की फीचर्स अगर हम देखें तो यहाँ के जो स्कल्पचर्स उसको डेकोरेट भी किया गया था, साथ ही बहुत डीप तरीके से उनकी जो कार्विंग है वह की गई थी, काटा गया था। यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही देखो कि सिंपल एक्सटीरियर आपको देखने को मिलेगा। मॉन्यूमेंट्स में अगर हम देखेंगे जैसे कि गोमतेश्वर का स्टैच्यू है श्रवण बेलगोला में, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैन टेम्पल जो कि माउंट आबू के हैं, नोन फॉर देयर ग्रेसफुल ब्रैकेट्स फिगर एंड इंट्रिकेट सीलिंग पैटर्न्स। हिस्टोरिकल कॉन्स्टेंट देखेंगे तो बेसिकली हिंदू बुद्धिस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ जो जैन टेम्पल्स है वो साथ साथ बने, और इंडिया का जो डाइवर्स जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो आप जैन की बात हो, बुद्धिज्म की बात हो, दक्कन की बात हो, तो आपको मुझे लगता है बन जाएगा। जैसे कि ये देखो माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर है, तो प्रश्न आ जाए कि जो आपके दिलवाड़ा के मंदिर थे ये टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन आर्किटेक्चर है। किससे संबंधित है? जैन आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब चलो आओ एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन के पहले महाबलीपुरम को समझो। महाबलीपुरम में देखो जैसे कि ये चट्टान है, इन चट्टानों के बीच में ना एक प्राकृतिक रूप से एक जो दरार है वह बनी हुई है, और इसके दोनों तरफ चट्टानों को इतने सुंदर तरीके से काट दिया गया है, और यहाँ पे एक प्राकृतिक झरना टाइप का बना दिया गया है ना, जैसे कि वाटरफॉल नहीं होता है, बस उस तरीके का कि ऊपर से लेकर नीचे तक पानी जो है वह गिर रहा है। तो यहाँ पर ये महाबलीपुरम है। अब देखो कि महाबलीपुरम की अगर हम बात करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन है। पीरियड ऑफ पल्लवास के समय में, पल्लव वंश के समय में इसका जो डेवलपमेंट है वह हुआ था। ठीक है, रॉक कट के लिए ये भी फेमस है, चट्टानों को काटकर रॉक कट के लिए ये काफी फेमस है। ठीक है, और बेसिकली अगर हम देखें 15 मीटर हाई इसको बनाया गया है, बहुत ही ठीक तरीके से इसको बनाया गया है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, बस उतना ही। ठीक है, क्लियर है? एक और टेम्पल देख लो जो कि है लक्ष्मण टेम्पल। कहां पर? खजुराहो में। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो में, और इसको बनाया गया था चंदेला डायनेस्टी के समय। चंदेला डायनेस्टी कौन सा वंश था? चंदेल वंश था। इसके समय इसको बनाया गया था, और बेसिकली हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 954 में। 954 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वह कंप्लीट हो गया था। ठीक है,
और अगर हम ये देखें किसके समय काल में बना था, तो यशोवर्मन, यशोवर्मन के समय में, जो कि 7th रूलर था चंदेला डायनेस्टी का, चंदेला डायनेस्टी का 7 रूलर था। इस यशोवर्मन के समय में ये जो लक्ष्मण टेम्पल है बेसिकली वह बनाया गया था। और ये जो टेम्पल प्लान है इसका वो पंचायतन में था। क्या था इसका? पंचायतन, पंचायना टाइप। और पंचायना टाइप क्या होता था कि बीच में एक बड़ा मंदिर होता था, इसके चार तरफ कोने पर छोटे छोटे से जो चिन्ह है, जो दिवालय है, वह हुआ करते थे। और इस शैली को हमने क्या कह दिया? पंचायतन शैली कह दिया। ठीक है, इस तरीके से ये जो मंदिर है वह बना हुआ था। इसका जो शिखर है ना, शिखर है गर्भगृह के ऊपर, काफी जो मेन शिखर है वो सबसे ज्यादा ऊंचा बना हुआ है। ये सारी बातें इसमें आपको याद रखनी है। क्लियर? अब आओ एक क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का, जो कि 2021 का क्वेश्चन है। 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना, मुरैना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और 4 स्टेटमेंट इसमें आपको दे दिए। जरूरी नहीं है कि इसमें सारे टेम्पल्स का जो वर्णन है वह दिया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को ये लगता है कि क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि जैसे कि मान लो अब 64 योगिनी टेम्पल, हमने इसकी विस्तार से बिल्कुल भी बात नहीं की, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसमें दी नहीं है। ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है कि आप किसी एकाध और जो ऐसा कोई बुक रेफरेंस है, आप उससे इन टॉपिक्स को कवर करें, उससे इन टेम्पल्स को कवर करें, क्योंकि केवल एनसीईआरटी से यूपीएससी नहीं होगा। डेफिनेटली ये जरूरत है चीजों को समझने के लिए, काफी सारी चीजें यहाँ पर आती है। बट आप सोचो कि केवल एनसीईआरटी, तो केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होती। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड किताबों की जरूरत होती है। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कच्छप घाट dynasty. It is only circular temple built in India. It was meant to promote the Vaishnav cult, and it is designed given rise to a popular belief that was inspiration behind the Indian Parliament building. एक क्वेश्चन और देखो, फेमस सन टेम्पल। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे, असरवली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। इसमें फेमस जो सन टेम्पल है वह कौन कौन है ना? हम पहले देख चुके कि इसमें केवल जो असरा वैली है केवल वही है सन टेम्पल, जो कि आंध्रा में है, बाकी दोनों ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है अजंता और महाबलीपुरम के बारे में 2016 में, और इनमें पूछा गया था कि बेसिकली दोनों जो ये हिस्टोरिकल प्लेस है अजंता एंड महाबलीपुरम, इसमें कॉमन जो है वह क्या है? 3 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। थ्री स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। क्या दोनों सेम पीरियड के हैं? क्या सेम रिलीजन के हैं? क्या रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं? इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब देखो यहाँ पे नालंदा की बात हुई, मैं आपको बता देती हूँ, शायद 2013 या 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि नालंदा जो है हम उसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी की तरह क्यों नहीं मान सकते, या फिर क्यों मान सकते हैं। तो अब फिर से जो नालंदा है वह चर्चा में है। तो यहाँ से फिर जो क्वेश्चन है, नालंदा मॉन्यूमेंट, नालंदा स्कल्पचर, वहाँ के जो और भी चीजें हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसकी हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वह आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा नालंदा इस बार। अब हमने काफी सारी चीजें देख ली। अब हम इसमें ये देखेंगे कि बेसिकली जो हमें कुछ मूर्तियां देखने को मिलती हैं, स्पेशली हम ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात करेंगे कि जो काशी की मूर्तियां हमें मिलती हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं। इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर, इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर। तो हमें इस चैप्टर में कुछ चीजों को पढ़ना होगा, जैसे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा, हमें कुछ जगह की जानकारी है ना, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन आइकॉन्स हमें पढ़ने हैं। क्या क्या हमें पढ़ना होगा? बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आइकॉन्स, बौद्ध, जैन एंड हिंदू आइकॉन्स। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि अगर हम आईवीसी की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर जो डांसिंग गर्ल मिली है उसकी चर्चा। मतलब बस इसमें कुछ कुछ फिगर जो हैं हमें उनकी बात करनी है। जैसे कि यहाँ पे डांसिंग गर्ल की बात कर ली, किस समय में मिली, इस जगह से मिली, इसको इस तरीके से बनाया गया होगा। इमेजेस ऑफ जैन तीर्थंकर की बात करेंगे, इमेजेस ऑफ जैन तीर्थंकर कि शुरू में यहाँ पर जो मूर्तियां बनती हैं वह किसकी बन रही है? जैन तीर्थंकर की बन रही है।
जैन तीर्थंकर्स। ठीक है, एक प्लेस की बात करेंगे जो कि है आपका अखोटा, अखोटा है ना, जो कि नियर वडोदरा है। ठीक है, इसके बाद हम गुप्ता वाकाटक ब्रोंज की बात करेंगे, कुछ साउथ इंडिया की बात करेंगे, कुछ विजयनगर की बात करेंगे, जो सारी बातें हम कर चुके हैं। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया स्कल्पचर, कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर विजयनगर की, विजयनगर की बात करेंगे। ठीक है, हिमाचल कश्मीर रीजन की भी बात करेंगे, नटराज की मूर्ति की बात करेंगे, हिमाचल एंड कश्मीर रीजन, हिमाचल एंड कश्मीर रीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम नटराजा की जो मूर्ति है हम इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बस कुछ प्लेसेस की बात करना है, कुछ टेक्निक्स की बात करनी है। चलो तो शुरू करें हम इस ब्रोंज स्कल्पचर को। उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। ब्रोंज स्कल्पचर, ब्रोंज स्कल्पचर है ना, कांस्य प्रतिमाएं। पहली बात देखो कि इस समय तक अगर हम भारतीय मूर्तिकारों की बात करें, वो बहुत ही ज्यादा कुशल हो चुके थे, वो बहुत ही ज्यादा कुशल हो चुके थे। इंडियन स्कल्पचर्स हैड मास्टरपीस मास्टर्ड एट, जैसे कि ब्रोंज है, टेराकोटा है। इंडियन स्कल्पचर हैड मास्टर्ड चाहे उन्हें टेराकोटा, जो पकी हुई मिट्टी होती है उसकी भी आपको मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। पकी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाने में बहुत कुशल हो चुके थे। ठीक है, ब्रोंज की मूर्ति बनाने में बहुत कुशल हो चुके थे। ब्रोंज मतलब कांसा, है ना, ब्रोंज मतलब कांसा। कार्विंग इन स्टोन, पत्थर की मूर्तियां इसलिए बनती थी क्योंकि ये बहुत कुशलता से उसको तराश लेते थे, उकेर लेते थे। और इनके पास जो तकनीक थी, लॉस्ट वेस्ट टेक्निक, साथ में ये मिश्र धातु भी बनाने लगे थे। मेकिंग एलॉय, मेकिंग एलॉय ऑफ मेटल, मेकिंग एलॉय मिश्र धातु, एलॉय क्या, मिश्र धातु है ना, कुछ धातुओं को मिलाकर नई धातु बना लेना। मेकिंग एलॉय ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग, बाय मिक्सिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी देख लो, क्या क्या मिक्स करते थे। मेकिंग एलॉय बाय मिक्सिंग कॉपर, जिंक एंड टी, कॉपर, जिंक एंड टिन। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता था, ब्रोंज बनता था। तो ये मिश्र धातु जो है वह भी बना लेते थे। तो यहाँ पर जो इंडियन स्कल्पचर है, भारतीय मूर्तिकारों को काफी सारी जो चीजें हैं वह आती थी। और ज्यादातर इस चैप्टर में जो फोकस किया गया है वो ब्रोंज स्कल्पचर पे किया गया है ना, जो कांसे की मूर्तियां हैं उनमें किया गया है। क्लियर है। अब देखो कि जो ब्रोंज स्कल्पचर है, अब पढ़ना तीनों, किसी एक धर्म की बात नहीं करनी, हिंदू, बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन सभी में बेसिकली कई ऐसे स्टैच्यू, कई ऐसे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जो कि ब्रोंज के बने हैं। और अगर आपको याद हो, अच्छा ये बनते क्यों होंगे, ये वर्शिप पूजा के हिसाब से बन रहे हैं। ये जो स्कल्पचर्स की अगर हम बात करेंगे, ये क्यों बन रहे हैं, वाई, तो वर्शिप के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्शिप के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा हम देखें तो ब्यूटी एंड एस्थेटिक अपील, सुंदरता के लिए भी, ब्यूटी एंड एस्थेटिक अपील। ठीक है, और ये सेकंड से लेके 16th सेंचुरी तक की हम बात कर रहे हैं। सेकंड से लेके 16th सेंचुरीज तक के जो इस तरह के स्कल्पचर्स थे हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो रिचुअल वर्शिप है ना, इन सब के बने। इसके अलावा मेटल कास्टिंग की जो एक प्रोसेस है ना, जो ये मेटल जो है वह बनाया जा रहा है, जो ये मिक्स किया जा रहा है मिश्र धातु, ये केवल मूर्तियों के लिए नहीं मिक्स किया जाता था, बल्कि जो डेली की रोजमर्रा की जो जीवन की चीजें हैं, लाइक यूटेंसिल्स, जो बर्तन है, उनको बनाने के लिए भी इसका जो यूज है वह किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो आज की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ट्राइबल कम्युनिटी भी किसका यूज कर रही है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक का, विलुप्त मोम तकनीक का, जो मूर्तियां बनाने के लिए आज भी वह उसका यूज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हम जब लुप्त मोम तकनीक पे आ गए हैं तो हम चलते हैं डांसिंग गर्ल के बारे में। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये डांसिंग गर्ल कम लग सकती है, बट बच्चों यही नाम है इस मूर्ति का। ठीक है, तो ये क्या है? डांसिंग गर्ल। और ये मिली कहाँ पर है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 2500 BCE, तो ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्रोंज स्कल्पचर है। जब हमने आईबीसी की बात की थी तब भी हमने डांसिंग गर्ल जो नर्तकी है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है ना, ये क्या है? कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। एक तो किस सिविलाइजेशन की मूर्ति है? तो आईबीसी, और आईबीसी में भी कहाँ पे मिली है? तो मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगर हम देखेंगे, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो लोगों को पहिए का ज्ञान था? तो बिल्कुल था, क्योंकि तभी हमें जो चैरोट है, रथ है, वो मिला कहाँ पे? दायमाबाद में, महाराष्ट्र दायमाबाद में। और इसमें यह बताया गया कि बेसिकली इसके जो एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म्स है वो इस तरीके से बनाए जाते थे। ये 1500 BCE की बात है कि यहाँ पर इस तरीके से जो रथ का ये जो खिलौना है, जो मूर्ति है, ये देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जैनिज्म की बात करें कि वहां पर किस तरीके की मूर्तियां बनती थी, तो शुरुआत से ही यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर है उनकी मूर्तियां बना करते थे। जैन जो तीर्थंकर के जो फिगर्स है वह बना करते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक मेल फिजिक जो है वह दिखाई दे रहा है, मेल फिजिक जो है वह दिखाई दे रहा है। एक बात और इसमें कही जाती है कि बेसिकली जब ये बहुत ज्यादा वस्त्रों का या उन सलवटों का यूज नहीं करते थे, तब ये शरीर को वैसा दिखाने के लिए फिजिक को, बड़ी मसल्स जो है वह बहुत स्ट्रांग बनाया करते थे, जैसे जिम शिम किया हुआ व्यक्ति, उस तरीके से बनाया करते थे। तो जैनिज्म में जो स्कल्पचर, देखो जैनिज्म और बौद्धिज्म में क्या डिफरेंस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी शायद 2-3 बार इसको प्रीलिम्स में पूछ चुका है। तो आप देखिए कि बेसिकली जैनिज्म में स्टार्टिंग से ही जो मूर्तियां बन रही थी उसमें जैन तीर्थंकर की मूर्तियां बनने लगी थी, बट शुरुआत से अगर हम बौद्ध की बात करें तो कभी भी बुद्ध को मूर्ति से या फिर उनके शरीर से कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, कभी बोधि वृक्ष से तो कभी किसी और तरीके से। मतलब एक तरह से एक हम कह सकते हैं कि उनको किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से, उनको ऐसे ही इमेजिनेशन के माध्यम से जो है वह किया गया। उसमें शुरुआत में उनकी जो मूर्तियां है वह नहीं बनती थी, बहुत बाद में इवन हम कहेंगे कि उनकी जो मूर्ति है उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाना, उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा किया जाना, ये बहुत बाद का विषय था, ये बहुत बाद का विषय था। तो यहाँ पर ये जो एक डिफरेंस आपको याद रखना है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, कि जैनिज्म में तो शुरुआत से ही जो तीर्थंकर है उनकी मूर्तियां जो है वह बनाई जाती थी, है ना। स्पेशली अगर हम देखें तो चौसा बिहार में जैन तीर्थंकर की मूर्ति है जो कि कुषाण पीरियड की है। इसी मूर्ति की हम बात कर रहे हैं, ये कुषाण पीरियड की है, ये कुषाण पीरियड की है। कब की? 2nd सेंचुरी की। अच्छा, वहां पे लिखा हुआ है 2nd सेंचुरी का। ठीक है, और मस्कुलिन जो ह्यूमन फिजिक है वह बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आदिनाथ एंड ऋषभनाथ, आदिनाथ एंड जो ऋषभनाथ है इनकी भी मूर्तियां देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ मूर्तियों की हम बात करेंगे जो कि गुजरात एंड राजस्थान में भी मिलती हैं। ठीक है, अच्छा पहले कुछ यहाँ पे मूर्तियां देख लो, जैसे कि कश्मीर में आपको गणेश जो मूर्ति है वह मिल जाती है 7th सेंचुरी कॉमन एरा की। ठीक है, चोला ब्रोंज तमिलनाडु में मिल जाता है, ये देवी की मूर्ति। इसके अलावा आपको शिवा फैमिली मिल जाती है 10th सेंचुरी के आसपास की जो मूर्ति, जो कि बिहार में है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको चोला ब्रोंज तमिलनाडु में ये जो कालिया दमन वाली मूर्ति है ये देखने को मिलेगी। तो इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर, यहाँ पे ये चीजें जो है वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलेगी? कालिया दमन तमिलनाडु में, शिवा फैमिली पूरी कहाँ मिलेगी? बिहार में, गणेश की 7th सेंचुरी की मूर्ति कश्मीर में, देवी चोला ब्रोंज जो है वह तमिलनाडु में मिली। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये ब्रोंज स्कल्पचर हिमाचल प्रदेश में मिला। ठीक है, ये हिमाचल में मिला। नटराजा की जो चोला पीरियड की है जो कि
12th सेंचुरी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। कहा जाता है कि चोला पीरियड में जब जो स्कल्पचर बनाने का जो तरीका है वह अपने चरम पर था, बेस्ट टेक्निक्स जो है वह अपनाई जाती थी, उस वक्त में ये जो मूर्ति है वह बनाई गई होगी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा आते हैं हम थोड़ा सा ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस पे और शुरू करेंगे गुजरात एंड राजस्थान से। गुजरात एंड राजस्थान में स्पेशली अगर हम देखेंगे तो जैनिज्म आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो जैनिज्म की जो मूर्तियां है, स्कल्पचर्स है, वो भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे बड़ौदा के पास में ही अखोटा है, अखोटा, और यहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं कि लोस्ट वेस्ट जो तकनीक है, लुप्त मोम तकनीक, याद ना आ रहा हो किसी को तो आईबीसी में भी देख लेना, लॉस्ट वेस्ट तकनीक में क्या होगा, है ना, आप देख लेना उसको। 6-7 सेंचुरी के आसपास इसको बनाया गया। तो अखोटा कहाँ पर है और ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इमेजेस जो यहाँ पे बनाई गई जैन तीर्थंकर की थी, महावीरा एंड पार्श्वनाथ की। ठीक है, न्यू फॉर्मेट अगर हम देखें तो कुछ तीर्थंकर जो है वो उसकी मूर्तियां बनाई गई, सिंगल में भी बनाई गई, ग्रुप्स में भी बनाई गई। फीमेल फिगर्स की बात करें तो यक्षिणी है या फिर सशन देवीज है ना, इनकी भी मूर्तियां यहाँ पे फीमेल फिगर्स देखने को मिलते हैं। स्टाइल एंड टेक्निक्स की बात करो तो यहाँ पे गुप्ता और वाकाटक जो वंश है, इन दोनों से इन्फ्लुएंस होकर जैन ब्रोंज जो है वह बनाए गए थे, है ना। इसके अलावा सिल्वर कॉपर जो है इसकी जानकारी इनको थी, यहाँ पे बनाया गया था। स्टाइल में मथुरा एंड सारनाथ की जो स्टाइल है वह देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो हमने आदिनाथ और जो ये संशा देवी की बात की, ठीक है, चक्रेश्वरी की मूर्ति, इसके अलावा एग्जाम्पल है अंबिका एंड सुल्तानगंज के बुद्धा जो कि मोन्यूमेंटल ब्रोंज है, तो ये जैन ब्रोंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रेश्वरी, अंबिका एंड सुल्तानगंज बुद्धा मोन्यूमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाकाटक एंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर इवोल्यूशन। वाकाटक एंड बुद्धिस्ट, अभी वो जैनिज्म की बात थी, शुरुआत हमने करी थी कि जो इंडियन स्कल्पचर्स थे वो बहुत ही ज्यादा एक मास्टर्ड उन हासिल हो गया था, चाहे टेराकोटा बनाना हो, ब्रोंज बनाना हो, आईबीसी टेक्निक का यूज करना हो, या फिर अलॉय मिक्सचर जो है वह बनाना हो, कांसे को बनाना हो, ब्रोंज को बनाना हो। ठीक है, और उस वक्त जो स्कल्पचर बनते थे उनका रिचुअल वर्शिप के लिए भी यूज किया जाता था, तो डेली लाइफ में भी चीजों का यूज करने के लिए, जैसे कि घर के सामान है, घर की वस्तुएं हैं, किचन का सामान है, उसके लिए यूज किया जाता था। अब हम यहाँ पर हम चलेंगे और थोड़ा सा हम वाकाटक वंश की बात करेंगे। ठीक है, वाकाटक वंश की बात करेंगे तो देखो बेसिकली ये किसके समकालीन है, 5th और 6th सेंचुरी गुप्ता ब्रोंज की। और किस स्टाइल से, तो अमरावती स्टाइल से। बेसिकली जो वाकाटक वंश के समय में जो महाराष्ट्र में ब्रोंज स्टाइल है वह थी। ठीक है, फ्लोइंग लाइन राइट साइड हेल्ड बाय द लेफ्ट साइड एंड एंकल्स, पोर्टेबल फॉर वर्शिप एंड विहार, स्प्लिट क्लासिकल स्टाइल्स। हिमाचल की बात करें, हिमाचल कश्मीर में 8th से 10th सेंचुरी में किस तरह की मूर्तियां बनी। ठीक है, तो यहाँ की जो स्टाइल है वो ऐसा नहीं कि कोई लोकल स्टाइल थी, चारों तरफ के जो स्टाइल्स थे, जैसे कि हमने देखा कि कश्मीर की जो स्टाइल है वह मथुरा या गांधार शैली से जो है इन्फ्लुएंस हो रही है या गुप्ता शैली से इन्फ्लुएंस हो रही है। यहाँ पर देखो कि विष्णु आइकोनोग्राफी आपको दिखाई देता है और 4 सिर वाले जो विष्णु है वह आपको दिखाई देते हैं, चतुरानंद दिखाई देते हैं। ठीक है, 4 सिर वाले जो विष्णु है वो आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, ये तो हिमाचल की मूर्ति है। ठीक है, तो ये कहां पर मिलती है, ये बेसिकली आपको मिलेगी हिमाचल। ये आपको चतुरानंद जो विष्णु है ये हिमाचल एंड कश्मीर की बात हो रही है। नरसिम्हा अवतार, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नालंदा, पायल डायनेस्टी, या इस बेसिकली इनकी जो ब्रोंज की स्टाइल थी उसको इस समय में रिवाइव किया गया, इसको फिर से इन चीजों का जो यूज है, डेवलपमेंट जो है यहाँ पर किया गया। नालंदा की मूर्ति कला की बात करें, नालंदा के बारे में हम देख चुके कि जो जानकारी हमें मिलती है वे सांख्य अभिलेखों से मिलती है, जिसमें ये पता चलता है कुमार गुप्त ने इसका निर्माण है वह कराया गया था। और इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली जो कुर्कीहार स्कल्पचर स्टाइल है, ठीक है, रिवाइव ऑफ गुप्ता क्लासिकल स्टाइल, किसके द्वारा, कुर्कीहार स्कल्पचर्स के द्वारा। स्पेशली इसमें अगर हम देखें तो अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति है जो त्रिभंग पोस्चर में है, अवलोकितेश्वर, 4 आर्म अवलोकितेश्वर, ये नालंदा के ब्रोंज स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, विजय वज्र नारायण बुद्धिज्म, वज्रायन बुद्धिज्म, वज्रयान बुद्धिज्म। ठीक है, नालंदा। तो राइज ऑफ फीमेल डेटी वर्शिप, तारा एंड सीटेड तारा विथ लोटस स्टार, अभय मुद्रा, ये यहाँ पे फेमस है। कुछ साउथ इंडिया की बात करें
तो साउथ इंडिया में जो स्कल्पचर है वह पीक पे था, स्पेशली मिडाइवल एरा की अगर हम बात करेंगे। पल्लव पीरियड है, चोला पीरियड है, विजयनगर पीरियड है, जो हम इसके पहले भी पढ़ चुके। तो इन जो टेम्पल आर्किटेक्ट भी देखें ना, अब यहाँ पे ये मूर्ति कला की बात हो रही है, स्कल्पचर्स की बात हो रही है। तो चोला पीरियड अगर हम 10 से 12 की बात करें तो बेसिकली इसमें आपको जैसे नटराजा की जो शिवा इमेज है वह बहुत ज्यादा इसमें फेमस है। नटराजा की जो ये शिव मुद्रा है ये बहुत ज्यादा फेमस है, डांसिंग पोजीशन, और ये किस समय बनी है, तो ये चोला पीरियड का एक ब्रोंज स्कल्पचर है। तो अगर हम 10th-12th सेंचुरी चोला पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नटराजा शिवा इमेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जैसे कि तंजावुर की बात करेंगे, शिवा इकोनोग्राफी आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे कंबाइन शिवा और पार्वती की जो इमेज है, जो आपने अर्धनारीश्वर सुना होगा, वो मूर्ति भी आपको इस समय देखने को मिलती है। और अब हम आते हैं विजयनगर पीरियड, जो कि 16 कॉमन एरा की बात है। इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली जैसे कि आंध्रा है उसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स मिल जाते हैं, स्पेशली जो पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स है उन सभी में। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय है ना विद क्वीन, तिरुपति में जो मूर्ति बनी हुई है, कंबाइंड लाइकनेस एंड जो आइडियलाइजेशन है, इम्पोजिंग एंड ग्रेसफुल फिगर्स, नमस्कारा मुद्रा मतलब प्रेइंग पोस्चर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लॉस वेस्ट तकनीक आप सभी जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके कि कहाँ का इसका यूज किया जाएगा। सबसे पहले हमने बात की थी किसमें, आईवीसी में, है ना। तो हिमाचल है, बिहार है, एमपी है, वेस्ट बंगाल है, कई तरीके से। और इसकी स्टेप्स एक बार फिर देख लो कि सबसे पहले तो वैक्स जो मॉडल है वह बनाया जाता है, उसके बाद इसे वेल्ट करके जो अंदर वैक्स था है ना, इसके ऊपर कवर वैक्स का, फिर से सुनो, वैक्स मॉडल बना दिया, फिर उस पर कोटिंग कर दी क्ले की, उसके बाद गर्म करके जो मेल्ट जो वैक्स उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि जो धातु है पिघला के वह भरी जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर का जो कवर है वो हटा दिया जाता है, फिर उसकी पॉलिशिंग वगैरह कर दी जाती है। इस तरीके से जो ये काम है वह होगा। ठीक है, मटेरियल एंड स्किल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली स्किल्स होती होंगी, देन ही ये काम कर पाते होंगे। और आपको 5 मिश्र धातुओं का इस समय ज्ञान मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड लीड फॉर ब्रोंज। तो यहाँ पर ये एक मेटल कास्टिंग जो है इंडिया की। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि लॉस वेस्ट प्रोसेस क्या है, मेटल कास्टिंग कैसे होता था, किस समय काल में होता था, तो आपको ये कुछ पीरियड्स याद रखने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है हिमाचल, नालंदा, विजयनगर, वाकाटक, आपको कुछ जैन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स याद रखने हैं। जैसे कि प्रश्न आया कि इंडिया का जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर पीरियड है, ये जो पीरियड है वह किस समय किस तरीके से बेसिकली था, कौन कौन से ऐसे रिलीजन थे जो किस किस तरह के स्कल्पचर बनाते थे, क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो ये सारी चीजें होंगी आपकी इसमें। अब लास्ट आपका बचता है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना, वो और हमें लास्ट देखना है। तो ये था आपका आज का क्लास। स्टार्टिंग में थोड़ी सी चर्चा हमने टेम्पल आर्किटेक्ट की थी, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें मिस हो गई थी। और चूंकि अगर हम ब्रोंज स्कल्पचर की बात करें, उनके साथ भी अगर टेम्पल आर्किटेक्ट पढ़े तो ज़्यादा समझ में आता है। कोशिश करो कि रिवाइज जो है वह करते रहो। एक प्रॉब्लम जो आपको इसको पढ़ने में आएगी कि जैसे कि बाकी जगह पे एक स्टोरी टेलिंग टाइप की हो जाती है कि आपकी स्टोरी बन जाएगी, वो स्टोरी यहाँ पर नहीं बन पाती है। यहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये स्थान है, इस समय में चीज़ें बनती है, ऐसे ऐसे बनती, बस वही चीज़ें आपको थोड़े से फैक्ट्स जो है वे ज़्यादा याद करने होंगे। लास्ट हम बात करेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। सो थैंक यू सो मच।